हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट लेक्चर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। बच्चों आज का हमारा क्या गोल होगा? आज का हमारा गोल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसका मतलब कि अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी और कैसे हम उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे, इसके बारे में देखते हैं। बेटा यहाँ पे जो हमारा वायर होगा उस वायर के भी 3 केसेस हमें देखने हैं। फर्स्ट केस आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। बट इसका जो फर्स्ट केस बच्चों हम समझेंगे वो हम समझेंगे फाइनाइट वायर के लिए। किसके लिए समझेंगे? फाइनाइट वायर के लिए। अब फाइनाइट वायर का क्या मतलब हो गया सर? फाइनाइट वायर का मतलब हो गया कि किसी वायर की लेंथ को हमने फिक्स कर दिया है, मतलब वो एक स्पेसिफाइड लेंथ का वायर है। सपोज दैट हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ बेटा L है या X मान लेते हैं कि एक स्पेसिफाइड लेंथ का वायर है। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, दैट इज P। अब मुझे इस P पॉइंट पर इस वायर के द्वारा क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बतानी है। तो बेटा पहले इस वायर में मान लेते हैं कि हमारे पास I करंट कुछ ऐसे जा रहा है। अब हम करेंगे क्या? हमें अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें एलिमेंटल करंट चाहिए होगा। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि इस वायर में एलिमेंटल करंट कट करें। तो बेटा एलिमेंटल पोर्शन कट करने के लिए हम P पॉइंट से रिफरेंस लाइन, इसको रिफरेंस लाइन मान लेंगे, इससे ऊपर या फिर नीचे किसी एंगल पे जाएंगे और एक एलिमेंट डीएल एलिमेंट कट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल नीचे जा रहा हूं जहां पर मैं डीएल एलिमेंट कर रहा हूं कट, और उस डीएल एलिमेंट को जहां पे मैं कट कर रहा हूं वो इस रेफरेंस लाइन से सपोज दैट एल लेंथ नीचे है। अब बेटा यहाँ होगा क्या? यहाँ होगा ये कि ये जो डीएल लाइन आपने डीएल एलिमेंट कट किया, यहाँ से आप इसको जोड़ दो। जोड़ने पर ये आपका आर हो गया। यहाँ पर ये डीएल एलिमेंट है तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर आई डीएल है, क्योंकि इस डीएल एलिमेंट से आई करंट जा रहा होगा। अब बेटा यहाँ पे क्या है? ये एंगल आपने तो थीटा ले लिया, ये एंगल तो 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। बट ये आर है और आइडियल की डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है। आइडियल की डायरेक्शन आपकी बेटा करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। तो अगर अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ में बात करूं, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, इस P पॉइंट पर आइडियल एलिमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड D भी बोल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ जो थीटा एंगल होगा ये एंगल होता है डीएल आइडियल और आर के बीच का। यहाँ पर आइडियल एलिमेंट की डायरेक्शन ये है करंट की डायरेक्शन में, और ये है बेटा आर। अब इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा ये एंगल हमारा इसके अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा है। सर कैसे? भाई ये एंगल 90, ये तुमने थीटा कंसिडर किया तो इसको तुमको क्या लेना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। तो जनरली बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 90 माइनस थीटा। क्लियर है? अब यहाँ से इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। बेटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा रोक करके आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट ये कि अगर मैं गिवन टर्म्स के हिसाब से जाऊं तो गिवन टर्म्स में इस वायर पे आपने आई करंट तो ले लिया, यहां से आपने ये भी बोल दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर जाके हमें पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपने ये भी बोल दिया कि थीटा एंगल नीचे या फिर ऊपर आप जाके एल लेंथ पर एक आइडियल एलिमेंट कट करोगे। बट अगर इसमें देखो तो ये आर भी कंसिडर हो रहा है। तो सबसे पहले इस आर को हमें गिवन टर्म्स में कैलकुलेट करना है। इसको करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको करने के लिए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं दैट इज कॉस थीटा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा थीटा के साथ बेस है a, हाइपोटेनस में आपका है r। अब मैं अगर r को यहाँ से सिंगल करूं तो ये हो जाएगा बेटा a कॉस थीटा। अब 1 बाई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा
ए सेक थीटा। तो आर इज इक्वल टू बच्चों आया ए सेक थीटा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आर इज इक्वल टू हमारा ए सेक थीटा आ गया। अब साथ ही साथ बेटा हमारे पास यहाँ पे एल लेंथ है जिसको हम कंसिडर कर रखे हैं। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे तो डीएल चाहिए, तो इसके लिए भी हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर बेटा अगर मैं टैन थीटा ले लूँ तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब थीटा के सामने क्या है, एल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल अपॉन में बेस में बेटा ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। अब अगर मैं इसको सही से लिखूं तो एल इज इक्वल टू ए टैन थीटा बोल सकते हैं। बट अभी भी हमें चाहिए क्या, हमें तो डीएल चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डी थीटा। डिफ्रेंशिएट करने पे बेटा ये डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, तो ए तो बाहर आ जाएगा। टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम डीएल की बात करें सो दैट इज ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से बेटा हमें डीएल की वैल्यू मिल गई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है, दो बातें याद हो गई। आर की वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा है, डीएल की वैल्यू क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा है। क्लियर है, अब मैं इन दोनों टर्म्स को इसमें पुट करूंगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अगर मैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और डीएल की जगह मैं लिखूं तो बेटा यहां से जरा देखो डीएल की वैल्यू क्या थी, डीएल की वैल्यू थी ए सेक स्क्वायर थीटा। क्या थी, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां पे आप पुट कर दो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साथ में बेटा क्या था, साथ में था हमारा कॉस थीटा होल अपॉन। अब बेटा ये जो आर है, आर की वैल्यू आपने क्या लिया था, आर की वैल्यू देखो यहाँ से ए सेक थीटा आया था, तो अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो आर की जगह मैं लिखूंगा ए स्क्वायर और साथ ही बेटा सेक स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से बेटा ये ए कैंसिल हो गया, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में ए बचा। अब ये जो टर्म आया है ये एक्चुअल में आइडियल एलिमेंट के द्वारा उस पी पॉइंट पे एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिला है। बट हमें चाहिए क्या, अगर मैं हेडिंग देखूं तो यहाँ पे तो बोला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, और उसमें भी ये वायर हमने कैसा कंसीडर किया है, फाइनाइट। तो कहीं ना कहीं हमें इस पी पॉइंट पर इस पूरे वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसके टॉप को पी से जोड़ देते हैं और फिर बेटा इस पी पॉइंट को इसके बॉटम से जोड़ देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस रेफरेंस लाइन को जो ए लिया है हमने परपेंडिकुलर, इससे मैं एंगल कंसीडर करूं तो एक एंगल क्लॉकवाइज बनेगा, एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अब बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल को आप पॉजिटिव लोगे, एक एंगल को आप नेगेटिव कंसीडर करोगे, वो आपके ऊपर है। तो सपोज दैट कि मैं यहाँ से इस क्लॉकवाइज एंगल को φ1 कंसीडर कर दे रहा हूँ, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं -φ2 कंसीडर कर दे रहा हूँ। क्लियर, माइनस क्यों लिया ये समझ में आया, क्योंकि इस रेफरेंस लाइन से एक क्लॉकवाइज था दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों में से बेटा जो डायरेक्शन चेंज होगी वो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉजिटिव ले रहे हो कौन सी नेगेटिव। अब होगा क्या, होगा बेटा ये कि जब हमने ये टॉप जोड़ दिया तो अब हम इसको -φ2 से +φ1 की तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें तो सारे आइडियल एलिमेंट के द्वारा जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी वो सब आपस में ऐड हो जाएगी और आपको मिल जाएगा बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हम करेंगे क्या, हम पहले इसका बी नेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, इसका बी नेट लिखेंगे, दैट बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डी बी। अब ये इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करनी है, ये हमें करनी है बेटा -φ2 से +φ1। क्लियर है। अब बेटा अगर मैं इसको लिखूं तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो -φ2 +φ1, और dB की जगह आप लिख लो μ0/4 पाई आई cos थीटा डी थीटा अपॉन में a। अब थोड़ी सी बात सोचो,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या ये कांस्टेंट है? यस, ये कांस्टेंट है। आई करंट है, वो भी कांस्टेंट है। यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ये भी हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये भी बेटा बाहर आ जाएगी। तो यहां से बेटा आपका बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये आपका टर्म बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर -φ2 से +φ1 क्या बचा बेटा? cos थीटा डी थीटा। पहले बोलोगे ये समझ में आ गया। अब यहां से हम सिंपली cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे। कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं। बेटा अगर यहां से आप बी नेट लिखते हो तो ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये तो आपका रहेगा। बट cos थीटा का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये आपका इंटीग्रेशन मिलेगा बेटा sin थीटा। क्या मिलेगा? sin थीटा, जिसकी लिमिट -φ2 से +φ1 होगी। अब हम इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, दैट इज बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो पहले आप लिखोगे प्लस का φ1, तो ये आ जाएगा बेटा sin +φ1। फिर देखो माइनस लगेगा, फिर आपका वैल्यू नेक्स्ट वाला पुट होगा, दैट इज sin -φ2। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है? अगर मैं ये बोलूं कि sin माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है तो सही है, ये बात तो होती है कि sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको और सही से लिख सकते हैं, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और बेटा यहाँ पर sin φ1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बेटा sin φ2। क्लियर है? अब इस बात से हमें ये समझ में आया कि ये जो हमारा रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट फाइनाइट स्ट्रेट करंट वायर एट द पॉइंट P। क्लियर है? P पॉइंट का मतलब जो कि वायर से A डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिया गया था। अब जरा एक बात सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो या इस डेरिवेशन को कर रहे हो तो उस समय आपने करंट की डायरेक्शन किधर कंसीडर की है। तो अगर आपने डायरेक्शन ऐसे कंसीडर की है तो आप राइट हैंड थंब रूल से देखो, तो थंब को करोगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को करोगे टैप, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बच्चों आ रही है इनवर्ड। तो आप सिंपली अगर इस तरह करते हो तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? डायरेक्शन इनवर्ड। क्लियर है? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द बी नेट बाय द कंप्लीट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वो भी फाइनाइट वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए sin φ1 प्लस sin φ2। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।